स्पेशली वॉइस के बारे में जरूर बताएं। तो हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि हाँ, एक सेकंड कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था, एक बार नजर मार लेते हैं। ओके, ठीक है। सभी को नमस्कार। देव पांडे, आयुष, सौरभ यादव, प्रयागराज, मिराज, रोशन, निशांत सिंह, इंद्र प्रकाश, जतिन, वीकेबी, अभिषेक दुबे। सर पीछे का क्लास किया नहीं हूँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक क्लास हमने वेव तरंग की पढ़ा दी है, तो वो क्लास जरूर देख कर आए, वरना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जतिन, अवधेश, इंद्र प्रकाश, सुनीता कुमारी, मिराज, रोशन जी, सौरभ लोधी, बजरंगी। साउंड ठीक हुआ था? साउंड तक हाँ। देव पांडे राधे राधे। अच्छा, अभी हमने 8 बजे 3 मिनट हो गए, है ना? 24 घंटे में नहीं हुए। हमने आपको वेव स्टार्ट किया था तरंग, और उस वेव में हमने आपको स्टार्ट में बताया कि जो वेव है तरंग है, दो प्रकार की तरंगें हमें क्लास में डिस्कस करनी है। एक को मैंने कहा कि मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग, और एक को मैंने कहा कि नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक तरंग। तो दो वेव हमें पढ़नी थी। फिर मैंने कहा कि मैकेनिकल वेव वो होती है यांत्रिक तरंगें जो वैक्यूम में निर्वात में नहीं चल सकती। फिर मैकेनिकल वेव हमने कहा कि दो प्रकार की हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। फिर मैंने बताया कि अगर वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लंबवत अगर पार्टिकल ऑसिलेट करें, दोलन करें, कंपन करें, तो ट्रांसवर्स वेव होती है, और वेव की दिशा में ही करें, तरंग की दिशा के समानांतर करें, तो लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य। तो फिर मैंने आपको बताया कि साउंड जो है वो मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडिनल, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य तरंग है। इस तरह की बातें हमने 1 घंटे में डिस्कस की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ कर आए हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में बताया था कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, सबसे कम होती है गैस में। ये बात बताई थी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग ऑप्शन के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन है, और मैं आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दूंगा, एक ही कमेंट में बताएंगे कि क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो पहला ऑप्शन है, अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो ऑप्शन मिलेंगे आपको ऐसे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। हिंदी वाले क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूं कि इतना वो समझ होंगे इंग्लिश कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, ठोस, तरल, गैस, निर्वात। ये ऑप्शन आपको मिल गए, है ना? ये आपको ऑप्शन मिल सकता है पेपर में: एयर, एयर, वाटर, आयरन, स्टील। ये आपको ऑप्शन मिल जाए: वाटर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, वाटर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन। एक ऑप्शन ऐसा आ जाए: हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सेम इन ऑल, सभी में समान। देखो, हमारे पास 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाए हैं। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होगी। तो पहले वाले अगर ऑप्शन मिले आपको ठोस, तरल, गैस और निर्वात, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम, तो आप इसे तो इजीली कर लोगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वी नो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। तो सॉलिड में, ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, हमें पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मामला थोड़ा सा हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया। हमने कहा कि साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, एयर, वाटर, आयरन, स्टील। हमें पता है कि साउंड तेज चलता है सॉलिड में, ठोस में, लेकिन अगर कभी ऐसा पेपर में आयरन और स्टील दोनों एक साथ आ जाए, एक्चुअली ना स्टील में भी तो आयरन ही होता है, बस स्टील में क्या होता है, आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, इसकी कठोरता और बढ़ जाती है, तो कठोर चीजों में साउंड तेज भागता है। भाई साउंड सॉलिड में तेज चलता है, कठोर होता है सॉलिड, लिक्विड उतना कठोर नहीं है, उसमें धीरे चलता है, गैस तो बिल्कुल भी कठोर नहीं है, तो साउंड तेज चलता है सॉलिड में। लेकिन अगर आपको आयरन और स्टील दोनों ऑप्शन मिल जाए तो भी आप स्टील पे ही टिक लगाएंगे, क्योंकि स्टील में हल्की सी स्पीड ज्यादा होती है, आयरन के मुकाबले थोड़ी सी इसकी कठोरता ज्यादा होती है स्टील की, है ना, फौलाद होता है। तो आयरन से ज्यादा कठोर स्टील होगा, इसमें स्पीड साउंड की 5500, इसमें 5550, हल्की सी ज्यादा होती है। तो यहाँ तक भी हमने आयरन स्टील एक ही जैसे भाई बहन थे, तो इसे हमने कर लिया। लेकिन यहाँ तो मामला पूरा ही पलट गया। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है गोल्ड, एक दे रखा एल्यूमिनियम, एक दे रखा आयरन। अब यहाँ से यानी कि तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा कि चलो आयरन स्टील है तो स्टील पे टिक लगा देना। अब हमें कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना पड़ेगा कि अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि साउंड की स्पीड ज्यादा किसमें है और सारे ऑप्शन ही सॉलिड के आ जाएं तो किस पे टिक लगाएं, या सारे ऑप्शन ही गैस के आ जाएं तो किस पे टिक लगाएं। अब मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, उस तरीके में यह कि थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। देखो, साउंड जो है सॉलिड में, ठोसों में तेज चलता है, बात में याद रखनी है, लेकिन किस सॉलिड में तेज चलता है, लोहे में कि एल्यूमिनियम में कि गोल्ड में कि सिल्वर में, किसमें? अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जिस मटेरियल की, जिस पदार्थ की डेंसिटी घनत्व कम होगा उसमें साउंड तेज चलेगा। याद रखना, मैंने कहा कि डेंसिटी घनत्व जिसका कम होगा। बहुत सारे लोग बच्चों को गलत पढ़ा देते हैं, कह देते हैं कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसमें साउंड तेज भागता है, और उसका एग्जांपल भी देते हैं। वो कहते हैं सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए साउंड सॉलिड में तेज चलता है। भैया साउंड सॉलिड में तेज चलता है उसकी कठोरता की वजह से। साउंड तेज चलता है कठोर पदार्थों में तेज, सॉलिड में तेज चलेगा, लिक्विड में धीरे, गैस में और धीरे, लेकिन सॉलिड में तेज तो चलता है, कठोर है। पर कौन से वाले सॉलिड में जिसकी डेंसिटी घनत्व कम होगा। अब डेंसिटी किसकी कम होगी, किसका ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन पदार्थ ज्यादा डेंस है, कौन कम डेंस है? उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें कंपेरिजन करना है कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सिंबल होता है Al, एक है हमारे पास लोहा, और एक है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल याद रखना, पेपर में आ जाता है Au होता है, ये आयरन का है Fe, और ये एल्यूमिनियम, ठीक। अब एल्यूमिनियम के लिए Al, आयरन के लिए Fe और ये गोल्ड के लिए Au। अब इसमें जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड तेज चलेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें धीरे चलेगा। अब डेंसिटी के लिए क्या करो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें एल्यूमिनियम जो है ना ये 13वें नंबर पे है। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 13 एल्यूमिनियम का। लोहे का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर होता है 26, और गोल्ड का होता है 79। ये फेमस एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूं ये, ठीक है। तो लोहे का 26, एल्यूमिनियम का 13 और सोने का होता है 79। अब हमारी आवर्त सारणी में, हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, बट उसकी डेंसिटी भी इन जनरल क्या होती है, ज्यादा। हमारी आवर्त सारणी में इन जनरल जो एलिमेंट सेट है वो ऐसा सेट है कि जिसका एटॉमिक नंबर आपको ज्यादा दिखे उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका कम दिखे उसकी कम। इन सब में सबसे कम डेंसिटी है एल्यूमिनियम की, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा। तो इनमें सबसे तेज साउंड चलेगा एल्यूमिनियम में, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल कम होगी। तो घनत्व के बढ़ने से, घनत्व के बढ़ने से ध्वनि की जो चाल है वो कम होती है। तो अब सबसे कम डेंसिटी किसकी है, एल्यूमिनियम की, तो साउंड की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा। जबकि गोल्ड में साउंड सबसे धीरे चलेगा इनमें। और आपको वैसे पता होना चाहिए कि गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने एक पदार्थ सुना होगा मरकरी पारा, मरकरी बहुत ही डेंस, बहुत ही गाढ़ापन होता है मरकरी में, बहुत डेंस है। मरकरी इतना डेंस है कि उसके ऊपर लोहे की बॉल भी तैर जाएगी, लेकिन सोने की बॉल डूब जाती है। गोल्ड की क्यों, सोने की डेंसिटी ज्यादा, घनत्व ज्यादा मरकरी से भी, तो जिसकी डेंसिटी घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाता है। पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी से डूब जाएगा, है ना। लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, लोहे की अगर बॉल हो डूब जाएगी पानी में, लेकिन सोने की बॉल मरकरी पे भी तैर जा रही है, तो मरकरी में डूब जा रही है। मरकरी बहुत डेंस होता है, उसमें डूब जा रही है, क्यों, इसकी डेंसिटी मरकरी से भी ज्यादा है, तो गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डूब जाएगा, ठीक है। तो
अगर हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया था कि एल्युमिनियम, गोल्ड और आयरन, तो हमने देखा कि ये 79 नंबर पे है, ये 13वें नंबर पे है, ये 26वें नंबर पे है, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एल्युमिनियम की, उसमें साउंड की स्पीड होगी ज्यादा। साउंड की स्पीड में इसमें लगभग 6300 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। अब मैं चाहूंगा कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अब सारे ऑप्शन गैस के हैं, तो किस गैस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी? अब बहुत सारे बच्चे एक तो ना ये भावुक हो जाते हैं, कुछ इस पर टिक लगा रहे, सबको गलत है ये। बेटा अगर सारे ऑप्शन गैस के हों या सारे सॉलिड के हों, तो मैंने कहा था कि फिर हम क्या करेंगे, जिसकी डेंसिटी घनत्व कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। अब डेंसिटी किसकी कम होगी? जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे है, होता ना, हा हीले बे काना ऑफ लूनी, याद करना छोटा होगा। हा यानी कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे, हा ही, हीलियम होता दूसरे पे, हा हीली, लियो लिथियम होता तीसरे पे, हा हीले बे काना ऑफ लूनी, ऐसे पढ़ा होगा ना। मांग आलू सब्जी, लिए सल्फर क्लोरीन, सट्टे मारेंगे आपने। तो ये हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे है, सबसे कम डेंसिटी हाइड्रोजन की होती है, इसलिए इसमें स्पीड आएगी ज्यादा। हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड लगभग 1200 मीटर पर सेकंड है, जबकि नाइट्रोजन ऑप्शन में 300 के आसपास ही होती है। यानी एक बार दोबारा बताता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा केमिस्ट्री नहीं आती है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का जिन्हें आइडिया नहीं है, वो इतना कर सकते हैं कि पेपर में अगर 2-3 सॉलिड देगा ना, उसमें आपको 99% चांस है कि एल्युमिनियम मिल जाए। तो आप याद रखना कि लोहे स्टील से भी ज्यादा स्पीड साउंड की एल्युमिनियम में है, इसे याद कर लो। मान लो आपको नहीं आती आवर्त सारणी, अभी कहने के आप याद करने बैठोगे, है ना। अच्छा, दूसरा गैसों में, गैसों में आपको हाइड्रोजन मिल गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सबसे कम है, तो उसमें स्पीड कैसे आएगी? ज्यादा, ठीक है। तो हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा होगी बाकी गैसों के मुकाबले। तो अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि डेंसिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है, यानी कि जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी से उल्टा रिलेशन है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम, जिसकी डेंसिटी कम उसमें स्पीड ज्यादा। तो जो साउंड की जो स्पीड होती है ना, ये डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती है। स्पीड जो होती है वो डेंसिटी घनत्व के अंडर रूट के विद क्रमानुपाती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जैसे बढ़ेगी स्पीड घटेगी, ऊपर नीचे लिखे ना, डेंसिटी ज्यादा स्पीड कम, डेंसिटी कम स्पीड ज्यादा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा चेक करने के लिए कि आपके मैथ का लेवल क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गैस की डेंसिटी जो है वो दूसरी से ज्यादा है, अगर किसी गैस की डेंसिटी 4 गुना हो, तो उस गैस में साउंड की स्पीड पहले वाले से कितने गुना होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी गैस की डेंसिटी 4 गुना हो जाए, एक गैस है, दूसरी की डेंसिटी पहले वाले से 4 गुना है, तो जिसकी डेंसिटी 4 गुना है उसमें साउंड की स्पीड पहले से कितने गुना होगी? सर आपके वाईटी चैनल का क्या नाम है? अंकुर सर फिजिक्स। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है अंकुर सर फिजिक्स। अरे गुड्डे का पेपर 12 तारीख को बढ़िया है, लेकर आओ पेपर। इसमें है क्लास में लिखने से बेटा 13 को नहीं हो जाएगा, 12 को है तो 12 को रहेगा, है ना। देखो जो बच्चा लिख रहा है दुगना उसका महागलत है, जो लिख रहा है 1/4 उसका गलत है। अरे बाबू आपका गणित खराब पूरी क्लास में, ये आयुष तो ब्लॉक करने वाला हूं मैं। एक बच्चा की कमेंट करेगा, कमेंट की लाइन लगाएगा ना क्लास में, तो फिर अगला कमेंट करने के लायक नहीं रहेगा। ये बदतमीजी नहीं करनी क्लास में, कि कमेंट बार बार रिपीट करना। देखो बेटा मैंने कहा कि डेंसिटी 4 गुना, अब देखो डेंसिटी जो है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर यहाँ पर डेंसिटी बेटा 4 गुना कर देंगे हम, अगर डेंसिटी 4 गुना, तो डेंसिटी तो फॉर्मूला देखो ना कहां लिखी है, डेंसिटी 4 गुना की, डेंसिटी लिखी फॉर्मूला में नीचे, लेकिन डेंसिटी फॉर्मूला में नीचे लिखी रूट के अंदर है, तो डेंसिटी 4 गुना अंदर लिख दिया 4, जब 4 का रूट बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? बाहर 2 आएगा, यानी कि स्पीड में आधी होगी। ये दूना दूना लिखने से 20 बार ठीक नहीं हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जिनका आंसर आधा होगा, ठीक है। तो भाई सीधा देखो ना, आपको कुछ नहीं करना, ये डब्बा बना हुआ है, इसमें देखो डेंसिटी का 25 गुना कर देंगे, 25 का बाहर आएगा 5, तो स्पीड होगी 1/5। डेंसिटी करी 4 गुना, 4 का बाहर आएगा 2, एक ऊपर लिखिए, स्पीड हो जाएगी आधी। डेंसिटी की 9 गुना तो कितनी रहेगी? 1/3 गुना। डेंसिटी की 16 तो कितनी रहेगी? स्पीड 1/4। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपको रिलेशन लिखवा दिया कि भैया स्पीड जो है वो डेंसिटी के रूट के व्युत्क्रम अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितने भी गुना डेंसिटी होगी उसे लिख दो, रूट बाहर निकालना है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसमें कि अगर बाबू में काम करें, अगर मान लो कि डेंसिटी जो है अगर वो पहले से 1/9 गुना हो जाए, तो डेंसिटी के 1/9 गुना होने पर स्पीड कितने गुना होगी? डेंसिटी अगर 1/9 गुना कर दें, ध्यान से करना ये। आयुष, चंदन, सौरभ, अंजना, देव, मोहित, रोहित, निकिता, निकम, करते रहो। मोहित, निकी, मनीष, सौरभ, निकिता, चंदन, इंद्र प्रकाश, कुछ हमारे पास आ रहे हैं। देखो जितना बचा है 3 गुना उनका ठीक है, इस बार 1/3 वाला गलत है, 3 गुना वाला सही है। ध्यान देना भाई, आपको पता है तो पूरा प्योर गणित है भी है। स्पीड जो है डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डेंसिटी की 1/9, डेंसिटी का फॉर्मूला में नीचे, तो डेंसिटी 1/9 की है तो 1/9 लिखेंगे अंदर, तो 1/9 का रूट कितना आएगा बाहर? 1/3, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, स्पीड 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि डेंसिटी इस बार आप कर रहे हैं कम, 1/9 कर रहे हैं, तो डेंसिटी कम करोगे तो स्पीड तो ज्यादा नहीं चाहिए, स्पीड ज्यादा आ गई 3 गुना। पिछले वाले केस में डेंसिटी आपने ज्यादा की थी 4 गुना, अगर डेंसिटी ज्यादा करोगे तो स्पीड कम आनी चाहिए, तो कमी आई थी आधी। समझ लो, तो आपने क्या करना है कि जितने भी गुना डेंसिटी है, अगर 25 गुना है तो 25 का बाहर 5, तो 1/5 हो गया, लेकिन डेंसिटी का पहले से 1/25 हो तो बाहर आएगा 1/25 का बाहर आएगा 1/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा। 1/9 करोगे तो 1/9 तो 1/3 होगा, 1/3 फिर 3 ऊपर जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। गणित भी कमजोर रहा भाई है, गलत चीज है। तो डेंसिटी के बढ़ने पर साउंड की स्पीड घटती है, और डेंसिटी का स्पीड पर क्या रिलेशन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं, यहाँ बढ़ते हैं आगे। देखो याद करो, आपने जो है कभी किसी वेव को किताब पर देखा हो, या आपके टीचर ने कभी तरंग आपको पढ़ाई हो, तो वेव का ये डायग्राम आपने देखा होगा, है ना। तो सब बच्चों ने देखा होगा वेव को कुछ ऐसे बनाते हैं। मैंने भी जब पहली बार देखा 9th क्लास में, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि तरंग को जो है सांप की तरह क्यों बना रहे हैं, ऐसे क्यों बना रहे हैं। जबकि टीचर थोड़ी देर पहले जब ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग पढ़ा रहे थे, तो टीचर ने मुझे बताया कि किसी मीडियम में अगर वेव पैदा हुई, तो जिस मीडियम में वेव पैदा हुई अगर उसके पार्टिकल ऊपर नीचे हिलें, अगर मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे तो ऊपर नीचे हिलने से अनुप्रस्थ तरंग पैदा होगी, ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे बैक एंड फोर्थ, तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, जिस मीडियम में वेव पैदा होती है उसके पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में, या आगे पीछे होते हैं। लेकिन टीचर सांप के जैसे क्यों बना रहे हैं इसे? देखो सांप की थोड़ा वेव चलती है, वेव तो सीधी चलती है, वेव तो सीधी ट्रैवल करती है, ये वेव की डायरेक्शन है, एरो बनाया हमने, तो वेव चलती है सीधी, और हम बना रहे हैं ऐसे। और जो पार्टिकल होते हैं वो भी सांप की तरह पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं, ट्रांसवर्स में लॉन्गिट्यूडनल आगे पीछे चलते हैं। अब ऐसे क्यों बनाया, इसे समझने की कोशिश करना। देखो हम एक ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसे थोड़ा समझना आसान है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांसवर्स वेव जब बनेगी और रस्सी के अंदर पैदा हो, पानी की सतह पे पैदा हो, तो ट्रांसवर्स वेव बनते समय माध्यम मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं? आप इन मीडियम के पार्टिकल जो है अपनी माध्यावस्था मीन पोजीशन, ये मान लो यहाँ पे रुके हुए हैं, ये मीन पोजीशन है माध्यावस्था, इसके ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, ठीक है। बस ये बता रही है, ये बता रही है कि पार्टिकल जो है ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बता रही है कि भैया पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है
जा रहा है, जा रहा है, एक हाइट तक ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर गया 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 गया, है ना, अब फिर नीचे आएगा, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे आ गया। तो ये समझ में बता रहा है कि भैया पार्टिकल जो है ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये पार्टिकल मीन पोजीशन ऊपर गया 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 गया, एक हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर वापस वहीं पे आ जाएगा मीन पोजीशन पे ही, है ना, ऊपर गया फिर मीन पोजीशन पे वापस आ गया, मीन पोजीशन के नीचे जाएगा, नीचे आके वापस आएगा, अभी पार्टिकल नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक गहराई तक गया, फिर ऊपर उठा उठा वापस वहीं आ गया। यानी पार्टिकल ये जो आपने लहर जैसा देखा ना, ये एक्चुअली में बता रहा है कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसकी पोजीशन बदल रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हाइट तक गया, फिर वापस वहीं आ गया। यानी पार्टिकल ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक हाइट तक ऊपर गया, फिर नीचे आया आया वहीं पे वापस आ गया। आपको सर स्टार्ट तो ऐसा किया था कि पार्टिकल ऊपर गया वापस वहीं आ गया, तो आप यहाँ पर क्यों दिखा रहे हो बेटा, टाइम चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम है ये, फिर मान लो कि 10:10 पार्टिकल यहाँ है, 10:10 पे यहाँ, 10:10 पे 12 पे यहाँ, फिर 14 पे यहाँ, 15 पे यहाँ, 16 पे वापस वहीं आ गया, तो केवल टाइम चेंज हुआ, पोजीशन वही है, ये वहीं पे पोजीशन है। तो पार्टिकल जो है जिस पोजीशन पे पहले था उसी पोजीशन पे अब है, बस यहाँ पे 10:10 पे है या 10:10 मान लो कि 16 सेकंड पे है, इतना टाइम वेरी किया है, तो बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक हाइट तक वापस वहीं मीन पोजीशन पे, अब नीचे की तरफ जाएगा, पार्टिकल नीचे जा रहा है एक हाइट तक गया, फिर वापस वहीं आ गया, तो उसका टाइम चेंज हो रहा है, ये टाइम बदल रहा है। तो आज के जब भी आप किसी वेव को ऐसे देखो तो आपके दिमाग में जैसे मान लो कि आपने वेव देखी, आपने मान लो कि तरंग देखी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ऑसिलेट पार्टिकल कैसे कर रहा है वो पता चल रहा है कि पार्टिकल जो हाइट ऊपर जा रहा है हाइट तक ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आएगा उसी मीन पोजीशन पे, अब मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाएगा, एक गहराई तक नीचे जाएगा, फिर वापस उठते उठते वापस वहीं आ जाएगा। यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, ये एक कंप्लीट दोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है ये, एक कंप्लीट दोलन। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वेव यहां से कहां पहुंच गई, यहां पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन में केवल ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, ऊपर नीचे दोनों मिला के, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना दूरी तय करेगी वो वेवलेंथ तरंग भरी होती है, एक ऑसिलेशन में तय की दूरी। दूसरी चीज, एक कंप्लीट ऑसिलेशन एक कंप्लीट दोलन में ऊपर नीचे दोनों पार्ट आ गए। अगर इसी वेव को ट्रांसवर्स लेवल लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य मान लो, अनुदैर्ध्य पार्टिकल आगे पीछे चलता है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन से अभी आगे के लिए हो जाएगा, ऊपर की बोलेंगे कि पार्टिकल आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक दूरी तक आ गया, फिर पार्टिकल वापस आएगा, वापस आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आगे गया वापस उसी पोजीशन पे आ गया, पीछे की तरफ जाएगा, पार्टिकल पीछे जा रहा है जा रहा है, दूरी तक पीछे गया, वापस वहीं आ गया। तो कोई भी वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम ऐसे बनेगा, बस उसमें बोलने का तरीका बदल जाएगा कि पार्टिकल आगे गया गया एक दूरी तक आ गया, फिर पीछे आया आया, ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट करता है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य में, ये इसकी मीन पोजीशन है, पार्टिकल आगे गया वापस मीन पोजीशन पे आ गया, फिर पीछे की तरफ जाएगा वापस वहीं आ जाएगा, पीछे वाले से नीचे दिखा देंगे। ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे चलता है तो ऊपर गया वापस वहीं आया, फिर नीचे गया वापस वहीं आया, बात एक ही है। तो ये जो आप शो कर रहे हैं एक ऑसिलेशन को, एक दोलन को शो कर रहे हैं, और एक ऑसिलेशन में चली गई दूरी होती है वेवलेंथ तरंग कहलाती है। तो वेव हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलती है, वेव हमेशा सीधी भागती है, वो पार्टिकल ऑसिलेट ऊपर नीचे कर रहे हैं या आगे पीछे कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से हम अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य कह देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये किसी वेव में अगर आपको टॉप वाला पॉइंट दिख रहा है, टॉप वाला, इसे हम कहते हैं क्रस्ट, सरंग, हिंदी का नाम होता है सरंग, क्रस्ट सरंग। जो नीचे वाला पॉइंट होता है हम कहते हैं ट्रफ ग्रथ, ये हमारा कहलाता है ट्रफ ग्रथ, ये क्या कहलाएगा, ग्रथ, ठीक। तो किसी वेव में सबसे टॉप वाले पॉइंट ये जितने भी क्रस्ट कहलाएंगे, तो नीचे वाले होते हैं वो ग्रथ कहलाते हैं। अब आप किसी भी वेव में किसी भी तरंग में जो वेव बन रही है, इसे हम ग्राफ पे ऐसे दिखा रहे हैं, इस वेव में कोई भी दो पॉइंट लो बिल्कुल एक जैसे, जैसे क्रस्ट लिया तो इधर भी क्रस्ट लेना पड़ेगा, क्रस्ट क्रस्ट, या ग्रथ ग्रथ लो, यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, अब कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दोनों भी सेम पॉइंट है, तो इन्हें कहते हैं सेम फेज में है, ये समान कला में है, समान चरण में है, सेम फेज में, समान कला में, सेम फेज। तो किसी वेव में अगर आप दो पॉइंट ले लें जो बिल्कुल समान कला में है, ये टॉप का दोनों सेम फेज में है, समान चरण में है, समान कला में है, ये भी सेम फेज में है, तो दो पॉइंट जो बिल्कुल सेम फेज में है उनके बीच की दूरी को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। पेपर में वाली डेफिनेशन जा जाती है कि दो पॉइंट जो सेम फेज में है, लेकिन दोनों पॉइंट लगातार होने चाहिए, यानी कि एक ले लिया और एक ले लिया, तो दो पॉइंट जो बिल्कुल सेम फेज में है, तो दो बिंदु जो समान कला में है उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। अब सुना तो मैं क्या बताऊंगा, वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन बनेगी, पेपर में आपसे कहते हैं कि दो बिंदु जो समान कला में है लगातार वाले, दो क्रमागत दो कंसेक्यूटिव वो पॉइंट जो सेम फेज में है उनके बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। दो क्रमागत दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। या एक ऑसिलेशन में जो आपने दूरी चली यहां तक की, इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो एक दोलन में तय की गई दूरी वेवलेंथ है, दो लगातार सरंग या ग्रथ के बीच की दूरी वेवलेंथ कह सकते हैं, या दो बिंदु जो एक ही कला में है उनके बीच की दूरी वेवलेंथ कह सकते हैं। आप कई तरह के डेफिनेशन दे सकते हैं। तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि दो क्रमागत सरंगों या ग्रथों के बीच की दूरी, दो क्रमागत दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी, तो दोनों क्रस्ट लिए, दोनों ट्रफ दोनों पॉइंट सेम फेज वाले लिए, समान कला वाले, तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी कहो, या दो कंसेक्यूटिव वो पॉइंट जो सेम ही कला में है, समान ही फेज में है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, पहले डालेंगे हम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ का बेटा जो वेवलेंथ को लिख देता हूं हिंदी में, इसे लिखा नहीं गया, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य लिखते हैं लैम्डा से, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, हिंदी में लिखवा देंगे अभी, टेंशन मत लेना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। हिंदी में लिखेंगे दो क्रमागत सरंगों या ग्रथों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सरंगों या ग्रथों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो क्रमागत सरंगों या ग्रथों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, क्रस्ट, ये दोनों क्या होना चाहिए, टर्फ, दोनों सेम फेज होना चाहिए, क्रस्ट वाला भी क्रस्ट, ये टर्फ वाला भी टर्फ, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अच्छा आपसे कहूं कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रा क्या होगा इसका, इंटरनेशनल सिस्टम में वेवलेंथ का हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, एसआई यूनिट, एसआई मात्रा, इंटरनेशनल सिस्टम में वेवलेंथ के लिए क्या यूनिट यूज की जाएगी, हाँ सौरभ जैसे लिखा है, सिंबल बेटा स्मॉल एम लिखना है, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर। तो वेवलेंथ नापने को तो आप सेंटीमीटर में नाप लो, वेवलेंथ की लंबाई तो है ना, दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। एक लैम्डा बता रहा है फ्रीक्वेंसी।
अरे लैम्डा तो सिंबल है इसका। वेवलेंथ क्या, वेव की लंबाई, लेंथ ऐसा होती है मीटर, नापने को सेंटीमीटर में नाप लो, किलोमीटर में नाप लो, नैनोमीटर में नाप लो, एंगस्ट्रॉम में नाप लो, किसी में नाप सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होती है इसकी मीटर। अरे फ्रीक्वेंसी तो अपने आप में एक अलग चीज है। क्या है जी, वेवलेंथ की यूनिट बनेगी फ्रीक्वेंसी। इस जगह सर को कम समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, सबको बराबर समझ आएगा तो भाई कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा। तो बढ़िया कर रहे हो जीवन में, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके जा रहे हो। भगवान पूछेगा जीवन में क्या किया, कि जी मैंने क्या दूसरों के लिए कंपटीशन नहीं बढ़ाया मैंने। अगर मैं भी पढ़ लेता, मैं भी टीचर बता रहा साथ साथ लिखता, टाइम से क्लास में आता, पिछली क्लास करके आता, तो फिर क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता, बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी क्या, मीटर। अच्छा अब आते हैं आगे, एक लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। 9th क्लास का है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं क्लास में, कोई रॉकेट बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल यूज करते हैं एफ या न्यू। 2 4 5 पैसे होंगे क्लास में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले। हो सकता है कि जाते ही एकदम जैसे पहुंचे वो, मतलब से 80 90 साल की अपनी उम्र पूरी करने के बाद वो ऊपर गए और तुरंत माला लेके खड़े हो लोग, सीधे स्वर्ग में सीट मिल जाए, तो वो बंदा कंफ्यूज, कह जी मैंने तो कुछ ऐसा विशेष काम किया नहीं है जो मुझे स्वर्ग मिल रहा है। कह जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या जब आपको पढ़ना था आपने पढ़ाई नहीं की, ये पढ़ाई नहीं की तो स्वर्ग मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्योंकि आप पढ़ लेते तो आप जो आपके साथ में तो आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता। अगर आप पंचुअल होते, टाइम से क्लास में आ रहे होते, है ना, साथ साथ टीचर के लिख रहे होते, खाली मोबाइल चला के नहीं बैठे होते, तो अगर आप ये काम करते तो और बहुत मेहनत करनी पड़ती और आपको जागना पड़ता और ज़्यादा अपना समय निकालना पड़ता है इधर उधर से। कितना बढ़िया काम किया आपने, मजा आ गया, है ना। तो वहाँ धरती में चलिए, वहाँ भी पढ़ाई नहीं की है और ऊपर जाके भी स्वर्ग मिल रहा है, और ज़्यादा क्या चाहिए। अब आता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ये हंसी आती है, ये 8 9वीं क्लास की बात कोई बता देगा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा, 2 ही वजह हो सकती है, उसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं है। पहली वजह हो सकती है कि आपने पीछे क्लास कंप्लीट नहीं की, दूसरी हो सकती है कि आज क्लास में आप टाइम से नहीं आए हो, या तीसरी वजह हो सकती है कि आप साथ में लिख रहे हो, खाली मोबाइल चला के बैठे हुए हो, कुछ नहीं होगा इनसे। अच्छा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति देखो क्या है। अब मान लो किसी मीडियम में एक वेव पैदा हुई, एक तरंग पैदा हुई, एक वेव, तो मीडियम में पैदा हुई और ट्रांसफर से अनुप्रस्थ, तो हमने कल आपको पढ़ाया कि मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे चलेंगे अनुप्रस्थ तरंग में, लॉन्गिट्यूडल अनुदैर्ध्य में आगे पीछे लेंगे, है ना। तो ट्रांसफर में ऊपर नहीं चलते हैं, लॉन्गिट्यूडल में आगे पीछे, ठीक है। अब 1 सेकंड में पार्टिकल जितने ऑसिलेशन, जितने दोलन पूर्ण करने को सेम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इन जनरल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक बच्चे के कान पर 1 सेकंड में 4 थप्पड़ मार दिए, आपने कहोगे मास्टर बड़ा खतरनाक है भाई, 1 सेकंड में 4 थप्पड़ मार दिए, यानी मास्टर जी की फ्रीक्वेंसी है 4 थप्पड़ प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 4 थप्पड़ मार देते हैं तो फ्रीक्वेंसी उनकी है 4। सर पे पंखा चल रहा है हमारे ऊपर, मान लो 1 सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर रहा है, आपको इस पंखे की फ्रीक्वेंसी है 3 रोटेशन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 रोटेशन पूरे कर देता है। मान लो कि मैंने 1 सेकंड में 2 रसगुल्ले खा लिए, आपको गुरुजी की फ्रीक्वेंसी है 2 रसगुल्ले प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड कोई भी काम हो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पर सेकंड कोई भी काम हो, कोई भी काम तो फ्रीक्वेंसी है, पर सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी। ऐसी जिस मीडियम में वेव बनी उस मीडियम के पार्टिकल 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन पूरे करेंगे फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने आपने मार्कर है, अगर ये मार्कर 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, 5 ऑसिलेशन पूरे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी 5 पर सेकंड कोई भी काम है फ्रीक्वेंसी है। तो अब लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में प्रति सेकंड याद रखना बस, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ oscillations the number of oscillations of particles in per second is called frequency of a wave। हिंदी में लिखेंगे the number of oscillation of particles in per second is called frequency of wave। the number of oscillation of particles of medium in per second is called frequency of wave। हिंदी लिखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा प्रत्येक सेकंड, माध्यम के कणों के द्वारा प्रत्येक सेकंड कंपनों की संख्या, माध्यम के कणों के द्वारा प्रत्येक सेकंड कंपनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, तो प्रत्येक सेकंड कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहलाएगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, बहुत सारे बच्चों ने पहले लिख दिया, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का सही मात्रक होता है हर्ट्ज। देखो ये हर्ट्ज ना एक व्यक्ति का नाम है, अब आपको कैसे फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज, अभी तो व्यक्ति का नाम है। मान लो फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपके नाम पर रखा होता कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक मान लो कि अंकुर, तो हम कहते हैं भाई एक अंकुर का मतलब क्या है, मान लो इसका नाम रख दिया सुरेश, कि एक सुरेश का मतलब क्या है, तो हर्ट्ज व्यक्ति का नाम है, एक हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या शुरुआत में फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक था वो पर सेकंड 1/सेकंड ही यूज किया जाता था। बाद में हमने हर्ट्ज को सम्मान दिया कि जल्दी एक वैज्ञानिक है, हमने क्या किया 1/सेकंड की हर्ट्ज लिखा करेंगे, यानी हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड। तो किसी माध्यम में जब वेव बनेगी तो उस माध्यम के कण, उस मीडियम के पार्टिकल प्रत्येक सेकंड, पर सेकंड याद रखना है, प्रत्येक सेकंड कंपनों की संख्या जो है कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इनका आंसर देना है। पहले बताओ, ये आ जाते हैं, सबसे पहले आपको ये पढ़ाया स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, लोहा स्टील एल्युमिनियम। तो लोहा स्टील लोहा ही है ना, तो लोहे से थोड़ी ज्यादा होती है स्टील में, लेकिन एल्युमिनियम में तो ज्यादा होती है, एल्युमिनियम की डेंसिटी कम होती है, एल्युमिनियम का घनत्व कम है, उसमें स्पीड आएगी ज्यादा। मैं आज ही बताया आपको कि जिसकी डेंसिटी कम उसमें स्पीड आती है ज्यादा, तो एल्युमिनियम की डेंसिटी कम है उसमें स्पीड ज्यादा आएगी, उल्टा रिलेशन होता है ना। एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसके मैंने 2 ऑप्शन दिखा दिए थे आपको ना, सी और डी, जो दोनों ही गलत थे। अब इसका ए और बी में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही। आयुष, नेहा सैनी, नबी मंडल, मोहित, मनोज, निशांत, साक्षी, अजय यादव, सब करेंगे भाई से।
ऋषि, इंद्रा, निशांत, रोहित, आराध्या, आयुष के आंसर बहुत सारे हैं। लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहले लिखा इसने फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच पार्टिकल इन द वाइब्रेटिंग मीडियम पर मिनट। गलत हो गया। इसमें कहा कि जो आवृत्ति है कि प्रत्येक मिनट कितने कंपन होंगे, हमने पढ़ा आपको कि पर सेकंड, तो प्रत्येक सेकंड जितने कंपन होते हैं वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ना कि प्रति मिनट। इसमें लिखा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन हैविंग द सेम फेज, तो सेम फेज वाले समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बेटा सेम फेज वाले पॉइंट आप ले लो, दो सरंग क्रस्ट ले लो। न्यूनतम का मतलब ये है कि दोनों लगातार लेने हैं, तो सेम फेज में तो ये दोनों भी हैं, सेम फेज में ये भी हैं, तो सेम फेज वाले दो पॉइंट उनके बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि लगातार वाले पॉइंट लेने हैं, उनके बीच की दूरी कहलाएगी वेवलेंथ। तो भी ऑप्शन सही हो गया है ना। तो पहले वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि उसने कहा कि पर मिनट पर घंटा। ये आप इन जनरल तो यूज कर सकते हो। जैसे आप कह दो कि यार मेरा एक दोस्त है, उससे मिलने की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, साल में हम 7-8 बार मिल जाते हैं। एक दोस्त से फ्रीक्वेंसी कम है, साल में एक आध बार मिलते हैं। इन जनरल तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक साल के हिसाब से भी कि एक दोस्त से साल में 10 बार मिल रहा हूं, फ्रेंड से एक से 2 बार ही मिल रहा हूं, तो वहां फ्रीक्वेंसी बढ़िया है। एक किसी स्टेशन पे जो मेट्रो है वो 5 मिनट में 2 मेट्रो आती है, कभी 5 मिनट में 10 मेट्रो आ जाती है, तो पर 5 मिनट के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से, साल के हिसाब से, डेली लाइफ में तो कर सकते हैं। फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी होता है कि प्रत्येक सेकंड कोई काम होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आवृत्ति की डेफिनेशन गलत होगी। ये कह रहा है कि प्रति मिनट, जबकि होना चाहिए प्रत्येक सेकंड कितने कंपन होंगे, कितने दोलन होंगे, कितने ऑसिलेशन होंगे, वो हमारा क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ये कि दो पॉइंट लेने सेम फेज वाले, सेम फेज, समान कला वाले, समान चरण वाले दो बिंदु जो लगातार वाले हों, उनके बीच की दूरी वेवलेंथ तरंग कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको पहले वेट कर रहा हूं, ध्यान से करना क्वेश्चन पूरा पढ़ना। सोहेल खान, आदर्श तिवारी, देव, अभिषेक, जतिन, करते रहोगे। देखो लिखा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड कंजक्टिव ट्रफ। देखो यहाँ पूछा कि डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। बेटा ध्यान देखना, यहाँ पर उसने नहीं कहा कि दो क्रस्ट के बीच की दूरी नहीं कह रहा, वो ये दो ट्रफ के बीच की दूरी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि डिस्टेंस बतानी है कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की। तो क्रस्ट और ट्रफ तो सेम फेज में नहीं है, इनके बीच की दूरी क्या बनेगी। देखो दो क्रस्ट के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ, लेकिन एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी होगी वेवलेंथ की आधी। ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। सी आंसर आएगा इसका। जो ए लिखा गलत होगा, अभिषेक कुमार, रोहित, मनीष। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, भाई हमने कहा कि वेवलेंथ के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों होने चाहिए सेम फेज में। दो क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ, लेकिन एक क्रस्ट एक ट्रफ ये थोड़ा सेम फेज में है, तो वेवलेंथ की आधी आएगी। तो पेपर ध्यान से पढ़ लेना, कभी जल्दीबाजी में हम पूरा क्वेश्चन पूरा मोटा मोटी ऊपर से देखते हैं, ससरी निगाह से। अच्छा डिस्टेंस क्या है, क्रस्ट ट्रफ दिखा है कुछ, बस टिक लगा दिया वेवलेंथ पे। वेवलेंथ क्या कहता है कि दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के, दोनों ही क्रस्ट हो या दोनों ही ट्रफ हो, दोनों ही सरन या दोनों ही ग्रत, तो वेवलेंथ। लेकिन एक सरन और एक ग्रत, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है टाइम पीरियड आवर्तकाल। टाइम पीरियड आवर्तकाल, इसे हम लिखते हैं टी से। ठीक है। नितेश, रूपाली, अंजना, बहुत बढ़िया। देखो ना, अभी मैंने आपको कहा कि आप प्रत्येक सेकंड कोई भी काम करें फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि मैंने एक सेकंड में जो है 4 रसगुल्ले खा लिए। आप कहोगे कि सर आपकी फ्रीक्वेंसी है प्रत्येक सेकंड आप 4 रसगुल्ले खा रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी है 4 रसगुल्ला प्रति सेकंड। एक सेकंड में 4 रसगुल्ले खाए, और सर आपको एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा होगा। एक सेकंड में 1 2 3 4, एक सेकंड में 4 रसगुल्ले खाए, तो एक रसगुल्ला खाने में लगे होंगे 1/4 सेकंड, 1/4। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो एक सेकंड में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन किए, कितने दोलन की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक ऑसिलेशन, एक दोलन होने में जो समय लगा टाइम पीरियड आवर्तकाल है। तो प्रत्येक सेकंड जितने भी ऑसिलेशन होंगे, मान लो कि एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी होगी 50, और एक ऑसिलेशन में टाइम लगा 1/50। टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन एक दोलन में लगने वाला समय। क्या लिखेंगे टाइम पीरियड में, द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन oscillation is called टाइम पीरियड ऑफ वेव। लिखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में लगने वाला समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तो फर्क समझ रहे हो कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी है। एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा टाइम पीरियड है। तो अगर प्रत्येक सेकंड अगर 20 ऑसिलेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी 20, एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा 1/20 हो गया टाइम पीरियड आवर्तकाल। तो टाइम पीरियड होता है, अगर फ्रीक्वेंसी 20 है तो टाइम पीरियड 1/20। मैं एक सेकंड में 4 रसगुल्ले खाता हूं, फ्रीक्वेंसी 4 पर एक रसगुल्ला खाने में टाइम लगेगा 1/4। ये जो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब फ्रीक्वेंसी 4 है तो टाइम पीरियड 1/4, फ्रीक्वेंसी 20 है तो टाइम पीरियड 1/20। तो टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, या फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। इसकी असाइनमेंट क्या होती है, टाइम है तो सेकंड में मापेंगे, असाइनमेंट सेकंड। ठीक है। तो देखो दोबारा समझना, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए वो नंबर क्या है, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होंगे फ्रीक्वेंसी है, पर एक ऑसिलेशन होने में जो समय लगेगा टाइम पीरियड है। एक सेकंड में कितने रसगुल्ले खाए वो फ्रीक्वेंसी है, पर एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा वो टाइम पीरियड आवर्तकाल है। अच्छा अब ऐसे में क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा मुझे ये बात कितनी बड़ी समझ आ रही है आपको। इफ ए पार्टिकल वाइब्रेट्स 100 टाइम्स in 2.5 second, find its frequency and time period
ऑफ ऑसिलेशन हिंदी लिखेंगे। यदि एक कण, यदि एक एक कमेंट में दोनों का आंसर लिखना, फ्रीक्वेंसी पे टाइम पीरियड भी, यदि एक कण 2.5 सेकंड में 100 कंपन पूर्ण करता है तो इसके कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इफ ए पार्टिकल वाइब्रेट्स 100 टाइम्स इन 2.5 सेकंड फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये करो, 2.5 सेकंड में अगर 100 कंपन पूरे कर रहा है तो आवृत्ति क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। देव पांडे जी दोबारा करो एक बार ट्राई। नितिन निकम, सॉरी निकिता निकम का ठीक है एकदम। बस आपने यूनिट मात्रा में लिखा भाई 7 में इनके। आदर्श तिवारी जी का थोड़ा यूनिट गलत कर दी इसने, नहीं सही है सॉरी। हाँ रोहित का भी सही है। प्रतीक बेटा सबसे पहले देखो पूछा क्या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए आवृत्ति और टाइम पीरियड। तो पहले समझो कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी होती है प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है, तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है वो। तो यहाँ पे 2.5 सेकंड में 100 ऑसिलेशन हो रहा है तो आप 1 सेकंड में निकाल लो। तो 2.5 सेकंड में कितने हो रहे हैं 100, 1 सेकंड में कितना होगा 2 बटे 2.5। जो चीज पूछी वो देखो ना होती क्या है, पूछा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है प्रत्येक सेकंड कोई काम हो फ्रीक्वेंसी है। तो 25 चौका 100 यानी आ गया 0 40, तो 1 सेकंड में 40 यानी फ्रीक्वेंसी आ गई 40 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी 40 है तो टाइम पीरियड 1 बटे 40, टाइम क्या होता है 1/f 1 बटे 40 और टाइम बनाते हैं सेकंड में, तो 40 हर्ट्ज 1 बटे 40 सेकंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है। तो जो चीज हमारे से पूछी है पहले देखेंगे पूछा क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती क्या है पर सेकंड कोई भी काम। तो 2.5 सेकंड से मतलब नहीं, हमें 1 सेकंड निकालना है। ठीक, एक करेंगे, एक लिखेंगे हम स्पीड ऑफ ए वेव। तरंग की चल किसी वेव की स्पीड देखो क्या होती है, क्या देखना। ठीक, देखो स्पीड का बड़ा बेसिक फॉर्मूला आपसे पूछूं स्पीड क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। स्पीड होती है दूरी बटे समय। बट आपको बता दें कोई भी जो वेव है ये ऊपर और नीचे में एक ऑसिलेशन में कोई वेव, एक ऑसिलेशन में एक दोलन में जो दूरी तय करती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो एक ऑसिलेशन में एक दोलन में जो जितना समय लगता है एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में, यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया वापस वहीं आया, नीचे गया वापस वहीं आया, तो एक ऑसिलेशन में दूरी तय की जाएगी होती है वेवलेंथ के बराबर। तो एक ऑसिलेशन में जो दूरी तय की जाएगी वो होगी वेवलेंथ के बराबर। और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम आवर्तकाल। तो किसी वेव की स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक दोलन में एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है आवर्तकाल के बराबर टी, और दूरी तय की जाती है वेवलेंथ के बराबर। और हमने पढ़ा कि 1/t को एफ लिख सकते हैं, जो 1/t है 1/t को लिख सकते हैं एफ, तो यानी कि ये 1/t को एफ तो स्पीड होगी v = f लैम्डा। तो किसी वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा और स्पीड को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इसे एक बार लिख लो। क्वेश्चन करना ये वाला, करो ये। देखो इसने कहा कि फॉर ए वेव, एक वेव के लिए वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, आवर्तकाल से विभाजित तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को आवर्तकाल से विभाजित कर दें तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये वेव की स्पीड का स्पीड वेलोसिटी वेव के बारे में किसी होती है। तो वेव की स्पीड का फॉर्मूला है या वैसे देखोगे वेवलेंथ को डिवाइड किया टाइम पीरियड से, ये तो दिखाया मैंने आपको जब वेव की स्पीड आपको बता रहा था मैं, वेव की स्पीड स्पीड मैंने बताया क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है टी और दूरी तय की जाती है वेवलेंथ के बराबर, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो लैम्डा बाय टी ये स्पीड है वेव की। तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ये है लैम्डा बाय टी, ये चीज आप ऐसे देखो, ये कह रहा है कि वेवलेंथ जो है लैम्डा उसे डिवाइड करना टाइम पीरियड से। वेवलेंथ को किसमें नापते हैं मीटर में, टाइम पीरियड को नापते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक बनता है स्पीड वेलोसिटी का, या वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो 1/t आप लिख सकते हैं f, तो हो गया f लैम्डा, और f लैम्डा किसके लिए होता है वेव की स्पीड वेलोसिटी के लिए। ठीक है, एक और आ गया मूर्ख, कह रहा जी सी क्यों नहीं होगा, क्यों होगा इसी, पहले तो बता क्यों होगा सी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी लैम्डा बाय टी नहीं होती 1/t होती है फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है, कह रहा जी क्यों नहीं होगा सी, मतलब भारत की राजधानी का नाम पूछेगा जी, भारत की राजधानी का नाम क्या है जी दिल्ली है, कह रहा जी इंदौर क्यों नहीं हो सकता, सी ऑप्शन वाला इंदौर है, इंदौर क्यों नहीं है, जब है ही नहीं तो भाई क्यों होगा। अरे वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड उसने, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो वेवलेंथ को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड वैसे चल रहा है। ये मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया कि स्पीड होती है दूरी बटे समय, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है एक दोलन में लैम्डा, कितना टाइम लगता है टी, तो लैम्डा बाय टी को मैंने कहा कि 1/t आप f लिख सकते हो, तो f लैम्डा वेव की वेलोसिटी बन गया। आज अगली क्लास में जाएंगे तो वहां पे हम एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, फिर हम और कोई वेव कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी में सुन सकती है ये वो। अच्छा कल आपके साथ क्लास हो सकती है, हालांकि क्लास हमने मंडे टू फ्राइडे रखी थी, लेकिन कल आपके साथ क्लास हो सकती है, उसकी वजह ये है क्योंकि देखो नेक्स्ट वीक जो है आपकी 3-4 दिन क्लास नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ जयपुर, हमारी फैमिली में शादी है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा संडे को, संडे को निकलूंगा तो फैमिली में घर में शादी है, तो शायद मैं थर्सडे को वापस आऊंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास अगर आपकी कल होगी तो हो गई, नहीं तो फिर फ्राइडे को होगी ना, थोड़ा सा ऐसे टाइम पे बैच आपका स्टार्ट हुआ है कि थोड़ा शादी आ गई है, और आपको पता है कि 9-10 तारीख का बड़ा तगड़ा साया है, आपके यहाँ पर भी कई कार्ड आए होंगे ना 10 तारीख का, तो वहाँ जाना पड़ेगा। हालांकि घर वाले तो पहुंच गए पहले ही, और हम थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि छुट्टी ले सकते हैं ना, रिकॉर्ड हम कुछ नहीं देंगे, क्लास लाइव ही चलेगी। ठीक है, लाइव का मतलब लाइव, तो कोई नहीं बीच में 2-3 दिन की छुट्टी हो भी गई, कोशिश तो अगर बुधवार को आ गया तो थर्सडे क्लास हो सकती है, पर चांस कम है, थर्सडे को आने की संभावना ज़्यादा है, तो फिर फ्राइडे को होगी, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कल क्लास हो जाए। कल मेरी ऑफलाइन में होती है, सैटरडे मेरा फिक्स है
तो सैटरडे मेरा फिक्स होता है ऑफलाइन क्लास के लिए, बाकी दिन 5 दिन मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, पर मैं कल एक बार बात करूंगा उनसे, अगर काम बन जाए तो सुबह वाली क्लास ऑफलाइन वाली ऑफ करा के इसमें क्लास ले लेना, ठीक है? चलो कल एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर फ्राइडे। बाय, टेक केयर, थैंक यू।